Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla and today is 10th of July 2023, Monday. बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ के लिए आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज एज लॉन्ग एज यू कीप गोइंग यू विल कीप गेटिंग बेटर and as you get better you gain more confidence and that's alone is success। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 8 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडियन फर्म्स Q1 अर्निंग्स ग्रोथ लाइकली एट 7 क्वार्टर हाई। तो मिंट ने अप्रॉक्सीमेटली 44 निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज का डेटा कंपाइल किया है जून क्वार्टर का। तो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट है, जून क्वार्टर मीन्स Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो जून क्वार्टर के निफ्टी 50 के 44 कंपनीज का डेटा कंपाइल किया है मिंट ने और उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज आर गोइंग टू रजिस्टर द स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ इन कंपैरिजन टू लास्ट 7 क्वार्टर। तो पिछले 7 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में यानी Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडियन कंपनीज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ रजिस्टर कर सकती हैं और उसका जो रीज़न है वो रीज़न है कि जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो डिक्लाइन हो रही है जिसकी वजह से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो because of the declining input cost, the bottom line is increasing and that is why there is a strong earning growth among Indian companies। और ये जो 44 कंपनीज जिनका डेटा निफ्टी 50 से मिंट ने कंबाइन किया है, all these companies are expected to grow 25.3% फ्रॉम प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द जून क्वार्टर और उनकी नेट सेल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.20% की पेस से ग्रो करेगी। तो नेट प्रॉफिट में 25% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, सेल्स में 6.2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वार्टर। और अगर बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो ऑटोमोबाइल और फाइनेंस सेक्टर से देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय एनर्जी एंड FMCG। तो ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, एनर्जी और FMCG सेक्टर ने अच्छी ग्रोथ रजिस्टर करी है। तो OMCs जो हैं वो एनर्जी सेक्टर में अर्निंग्स को ड्राइव कर सकती हैं, वाइल इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होटल्स में रिपोर्ट इम्प्रूव्ड इन परफॉर्मेंस। तो अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, एनर्जी, FMCG और फाइनेंस सेक्टर, होटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ऑल्सो रिपोर्ट द इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस फ्यू क्वार्टर्स। तो हम देख सकते हैं Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर के Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ नेट सेल एंड नेट प्रॉफिट। तो जो लाइट बार है ये नेट सेल इंडिकेट कर रहा है, डार्क बार जो डार्क ब्लू है ये नेट प्रॉफिट इंडिकेट कर रहा है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो परफॉर्मेंस रहेगी इस क्वार्टर में, दिस इज एस्टिमेशन ओनली, तो इस बार जो परफॉर्मेंस रहेगी कंपनी की पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया फेल्स टू ड्रॉ चाइना +1 FDI फ्लो। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जो कि चाइना सेंटर थी, जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जो रॉ मटेरियल वो सब चाइना पर डिपेंड करता, तो उनकी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चाइना में ही थी। तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिला था उसकी वजह से कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ शट डाउन हो गई थी और MNCs का जो बिजनेस है, जो सेल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी थी। तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में कंपनीज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लिया था कि अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है और उसी के बाद से जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो कंटिन्यूअसली इस एफर्ट्स में थी कि वो किस तरीके से ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन खोजें, ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन सर्च करें फॉर देयर FDI और अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए। तो उस ड्यूरेशन में इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को टैप करना चाहा। अगर हम इंडियन इकॉनमी की बात करें तो इंडियन इकॉनमी में सीधे हमने प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शरी सेक्टर में ग्रो किया है। हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो उतना रिजिलियंट, वो उतना स्ट्रॉन्ग, उतना डेवलप नहीं है। तो इंडियन
गवर्नमेंट ने इस ड्यूरेशन में सोचा कि पैंडेमिक के ड्यूरेशन को कैपिटल या पैंडेमिक को एज एन अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज किया जाए मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो इंडिया में आए और अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करें। और इसके लिए कई सारी PLI स्कीम और इंसेंटिव स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी अंडर आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करने में फेल रहा है। इट मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज जो एफर्ट्स लगा रही थी कि अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करें, उस एफर्ट्स में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो फेल हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में देखने को नहीं मिला, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फॉर्म में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी से नहीं आया इंडिया में, इवन एज द मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू टू श्रिंक एट द नॉर्दर्न नेबर। इट मीन्स कि भले ही चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो श्रिंक करी है, भले ही उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्टिविटी है वो श्रिंक किया है, इसके बावजूद भी इंडिया में हमें उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इस रेस में फेल हो गया है। और पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जबकि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो चाइना का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है PMI है वो लगातार पिछले 12 महीनों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या हम बोल सकते हैं कि 12 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 बार कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी 50 के नीचे पहुंचा है मैन्युफैक्चरिंग PMI चाइना का। और इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि इंडिया उन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अट्रैक्ट करे थ्रू डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम कि वो आए इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करें, क्योंकि चाइना उस समय अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा था। और हम ज़ीरो कोविड पॉलिसी की बात करें तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी थी कि चाइना ने बोल रखा था कि ज़ीरो टॉलरेंस होगा कोविड के अगेंस्ट, और इसीलिए कई सारे एरियाज़ में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया था चाइना ने, चाहे एक ही केस क्यों नहीं देखने को मिल रहा था। और इसकी वजह से जो कंपनीज़ थी वो इम्पैक्ट कर रही थी, उनकी रिकवरी इम्पैक्ट कर रही थी, चाइना की जो इकॉनमी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पा रही थी। डेफिनेटली इस सब कंटेक्स्ट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी उस समय वो अपना डिफरेंट डेस्टिनेशन सर्च कर रही थी, और इंडिया उस पर्टिकुलर एफर्ट के या उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में एज एन ऑल्टरनेटिव अपने आप को ऑफर कर रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए अगर PMI के हम देखें तो PMI में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है वो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया पिछले सालों में, बट जितना FDI आना चाहिए था, क्योंकि चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है या चाइना से कंपनीज अपना प्रोडक्शन बेस, मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के FDI में देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे चाइना से शिफ्ट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस। कई सारी कंपनी ने इंटेंशन भी जाहिर किया था कि वो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम देखें इंडिया का FDI इनफ्लो, तो इंडिया का जो FDI इनफ्लो है वो 22% तक फॉल किया है इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 जबकि एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस ड्यूरेशन में कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी, वो चाइना से अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो शिफ्ट करेंगी इंडिया में, तो इंडिया में FDI का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज होना चाहिए। कॉन्ट्रेरी टू दिस, इंडिया में हमें FDI इनफ्लो में 22% का डिक्लाइन देखने को मिला एमिड हाई इन्फ्लेशन एंड रिसेशनरी ट्रेंड्स इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। और जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि चाइना +1 जो स्टोरी जो थी जिसको इंडिया कॉइन कर रहा था, फिलहाल वो स्टोरी कंफर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डेटा, FDI इनफ्लो का डेटा कहीं भी इंडिकेट नहीं कर रहा है कि इंडिया में इस ड्यूरेशन में FDI जो है इंक्रीज किया। अगर कंपनीज ने शिफ्ट किया होता इंडिया में तो डेफिनेटली इंडिया का जो FDI नंबर होता वो हाई होता। तो पिछले कुछ सालों से जैसा ट्रेंड इंडिया में देखने को मिल रहा है FDI में, वही सेम ट्रेंड हमें फाइनेंशियल ईयर 23 और उससे पहले की ईयर्स में देखने को मिला है। और इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है एट दिस टाइम व्हेन चाइना इज स्लोइंग, व्हेन चाइना's मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर स्लोइंग एंड इफ वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट हायर FDI, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडियन ऑफिशियल्स। अब देख लेते हैं some short news articles from Mint. ICAI to soon finish financial statement review of 101 firm. So Institute of Chartered Accountant of India, जिसको हम ICAI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, which have selected the financial statement of approximately 101 companies for review in 12 months to February 2023. और कुछ ही महीनों में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज क्यों कर रहा है ICAI? दिस एक्सरसाइज विल सर्व एज अ टेस्ट फॉर रोबस्टनेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग एट कंपनीज। तो बेसिकली कंपनीज में स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग कितनी रोबस्ट है,
कितने सेल्फ रेगुलेशंस कंपनीज फॉलो कर रही हैं, किस तरीके से अपनी सेल्फ ऑडिटिंग कर रही हैं, कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कितना रेजिलिएंट सिस्टम है, कितना कंप्लायंसेस हाई है, इस सब का एक टेस्टिंग हो जाएगी, एक टेस्ट होगा बेसिकली। एक स्टडी है जहां पर दिस एक्सरसाइज विल एक्चुअली इंडिकेट द रोबस्टनेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग एट कंपनीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जियो रिटेल न्यूज टू बूस्ट RIL शेयर। तो शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL which have underperformed in the broader market this year are expected to get a sentiment boost this week. Why? There is a news following news about the demerger and listing of Jio Financial Services as well as buyout of the minority shareholders in Reliance Retail. तो demerger की न्यूज़ के बाद और minority shareholders के buyout के बाद probably RIL के शेयर में कुछ उछाल देखने को मिला, जबकि लास्ट ईयर इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी इस स्टॉक की। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेबी डिस्क्लोजर नॉर्म्स में हिट अबाउट 100 FPIs। लास्ट मंथ सेबी ने न्यू फ्रेमवर्क जो है वो, या मतलब सेबी बोर्ड ने डिस्क्लोजर से रिलेटेड कुछ नए फ्रेमवर्क्स या नए गाइडलाइंस को क्लियर कर दिया है सेबी बोर्ड ने। और अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको याद भी होगा ये न्यूज़ भी हमने कवर करी थी, जहाँ पर हमने कहा था कि अगर ये लॉ या ये जो गाइडलाइन है, जो नया फ्रेमवर्क है, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द FPIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करेगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है जो लास्ट मंथ फिलहाल सेबी बोर्ड ने उस नए फ्रेमवर्क को, डिस्क्लोजर के जो नए फ्रेमवर्क हैं उनको क्लियर कर दिया है। यानी अब बहुत जल्दी ही नया फ्रेमवर्क जो है डिस्क्लोजर से रिलेटेड वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखेगा। उस नए फ्रेमवर्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि जो FPIs हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं with single group exposure more than 50% or holding of more than 25k crore in domestic equity have to furnish the granular disclosures. It means ऐसा कोई भी FPI जिसका 50% का इन्वेस्टमेंट या 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी एक सिंगल ग्रुप या सिंगल एंटिटी में है, उस फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को ग्रैनुलर डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, माइन्यूट और डिटेल्ड डिस्क्लोजर करना पड़ेगा रिलेटेड टू द ओनरशिप, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नेम ऑफ द पीपल इन कंट्रोल। इट मीन्स कौन उसका बेनिफिशियल ओनर है उस इन्वेस्टमेंट का, किसके नाम से वो इन्वेस्टमेंट किया गया है, कौन इन्वेस्टर जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अचीव कर रहा है। तो सारी डिटेल फॉर्म में ये डिस्क्लोजर की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा उन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को जिनका किसी एक एंटिटी में या ग्रुप एंटिटी में 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है या 25,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और अगर प्राइम डेटाबेस की प्राइम इन्फोबेस को देखें तो उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो ये क्लॉज को पूरा कर रहे हैं। इट मीन्स 100 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका 25,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी एक सिंगल एंटिटी या सिंगल ग्रुप में है या 50% से ज़्यादा उनकी होल्डिंग है या 50% से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है। तो 100 ऐसे FPIs हैं दैट हैव सिंगल ग्रुप एक्सपोजर ऑफ 50% और मोर। और इन 101 जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स अप्रॉक्सीमेटली ये 1.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट है इनका इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में एज ऑफ मार्च क्वार्टर। और इसमें से 51 FPIs ऐसे हैं जिन्होंने सिंगल कॉरपोरेट ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया है और जो रिमेनिंग है उनका 25,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक शेयर्स में। तो ये दोनों ही क्लॉज को मिलाकर के अप्रॉक्सीमेटली 100 से ऊपर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। हालांकि ऐसा मानना है कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं ये नई रूलिंग की वजह से एक्चुअल नंबर मे गेट इम्पैक्टेड एज पर द एनालिसिस बेस्ड ऑन द पब्लिकली डिस्क्लोज डेटा ऑफ NSE लिस्टेड फर्म्स। तो हो सकता है एक्चुअल नंबर जो हो वो कम या ज़्यादा हो। फिलहाल के लिए अगर ये नया डिस्क्लोजर नॉर्म इम्प्लीमेंट होता है तो इससे 100 से ऊपर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। तो अब ये देखने की बात होगी कि जो ये 100 से ऊपर FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, क्या ये अपनी शेयर होल्डिंग कम करते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी में या फिर ये नॉर्म्स को, जो नए नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर करते हैं। या तो ये FPI के डिस्क्लोजर नॉर्म्स को कंप्लाई करेंगे या तो उस डिस्क्लोजर नॉर्म्स को अवॉइड करने के लिए ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस कर देंगे उस सिंगल ग्रुप एंटिटी में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ओनर्स ऑफ डिडक्टिंग TCS मे बी ऑन
ONDC सेलर। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो ट्यूसडे को शेड्यूल है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि TCS को उनकी लाइबिलिटी को लेकर के स्पेशली जो ONDC मॉडल, जो नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, ONDC के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए व्हाट इज दिस ONDC। हालांकि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस होंगे पहले की न्यूज़ में भी हमने कवर किया है, लेकिन इसमें कुछ ONDC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज़। तो एज पर द इन्फॉर्मेशन, जीएसटी काउंसिल की जो कल मीटिंग शेड्यूल है उसमें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की जो लाइबिलिटी है, स्पेशली जो ONDC में जो TCS की लाइबिलिटी है, उसको लेकर के डिस्कशन हो रहा है या डिस्कशन हो सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है मोस्ट लाइकली जो TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, तो जो TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी टैक्स जो कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर पर होगी। यानी सेलर ऐप पर ऑटोमेटिकली पेमेंट करते समय जो सप्लायर है वो टैक्स डिडक्ट कर सकता है इफ देयर आर मल्टीपल ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। And I hope many of you might be knowing about this ONDC, that is Open Network for Digital Commerce, इसको हम ONDC के नाम से भी जानते हैं। और इसका सीधा पर्पस ये था कि जो डिजिटल कॉमर्स है, जो ई-कॉमर्स है, उसको डेमोक्रेटाइज किया जाएगा। अगर हम देखें तो फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और अमेजोन जैसी कंपनीज की मोनोपोली है, तो जिसकी वजह से जो स्मॉल सेलर्स हैं, छोटे छोटे जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो इम्पैक्ट करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड दीज टाइप्स ऑफ बिग प्लेटफॉर्म्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम कह सकते हैं या लो कॉस्ट में डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क ऑफर किया है इन्हीं छोटे छोटे रिटेलर्स को, जिससे कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पीट कर सके। हालांकि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल और अमेजॉन, जोमेटो जैसे जो बड़े बड़े ओपन नेटवर्क मॉडल्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर ONDC में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी में कई सारे टैक्स इश्यूज भी डिस्कस किए जा रहे थे कि ONDC में किस तरीके से TCS ऑब्लिगेशन को ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है इस बार, उसमें डिसाइड किया जाएगा, मोस्ट लाइकली डिसीजन यही आएगा कि जो सेलर्स हैं, सेलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सेलर ऐप्स हैं, वो पेमेंट के समय ही टैक्स को डिडक्ट कर ले। टैक्स डिडक्ट करने की जिम्मेदारी सेलर की होगी, सेलर एप्लीकेशंस की होगी। सो दीज आर द टैक्सिंग कंसर्न। जो बायर और सेलर इंटरफेस हैं, दे आर ऑपरेटेड बाय अ सेम ई-कॉमर्स ऑपरेटर। तो ONDC मॉडल के अंदर बायर और सेलर्स ऐप्स दोनों ही क्वालिफाई होंगे ई-कॉमर्स ऑपरेटर की तरह, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर ऐप पर होगी TCS को कलेक्ट करने की और गवर्नमेंट पर सबमिट करने की। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट टू ऑफर ₹75K करोड़ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट टू प्राइवेट फर्म्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 75,408 करोड़ गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए। दिस इज अ रिकॉर्ड हाई नंबर दैट गवर्नमेंट हैज सेंक्शन येट फॉर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स। तो जो पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 75,000 करोड़ सेंक्शन किए हैं अंडर द बिडिंग रूट, मेकिंग इट द लार्जेस्ट ट्रांच अंडर टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग TBCB मॉडल। लास्ट मंथ नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन NCT ने अप्रॉक्सीमेटली 64,000 करोड़ का जो ड्राफ्ट के अप्रूवल का जो ड्राफ्ट था वो फिलहाल के लिए कन्वीन किया था। लेकिन अभी जो रीसेंट मीटिंग हुई है NCT की वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अप्रूव किया है पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी से, जहाँ पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश जैसे एरियाज़ में नेशनल ग्रिड से इन सारे रिन्यूएबल एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको कनेक्ट किया जाएगा। तो 75,000 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं स्पेशली प्राइवेट कंपनीज को। हालांकि इसमें से कुछ जो अमाउंट सेंक्शन किया गया है उसमें से कुछ स्टेट ओन जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड PGCIL है वो भी बिल्डअप करेगी कुछ प्रोजेक्ट्स को। सो दिस इज प्लग्ड इन। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन के वैल्यू के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है इस साल सेंक्शन किए जा सकते हैं, जिसमें से 75,000 के ऑलरेडी सेंक्शन किए जा चुके हैं। की प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? दीज आर द की प्रोजेक्ट। राजस्थान, खावड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंक्शन किए हैं नेशनल कमेटी ऑन ट्रांसमिशन ने। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल। इंडियन INC में सी ओवर 22% प्रॉफिट जंप इन Q1। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं। मिनट ने जो एनालिसिस करी थी वो उसको हमने ऑलरेडी कवर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया मस्ट नॉट बी टेम्प्टेड टू इम्प्लीमेंट एग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मार्टिन वुल्फ। हु इज मिस्टर मार्टिन वुल्फ? चीफ इकोनॉमिक कमेंटर फाइनेंशियल टाइम्स। उन्होंने
एनुअल इंडिया पॉलिसी फोरम जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने ऑर्गेनाइज किया था, उस पर्टिकुलर इवेंट में उन्होंने बोला है कि इंडिया फिलहाल के लिए एग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ना फॉलो करे, ना इम्प्लीमेंट करे। अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया इज ऑन यूनिक पोजीशन एट ग्लोबल लेवल, जिसकी वजह से इंडिया कई सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में कंट्रीज़ को लीड कर सकता है, स्पेशली ग्लोबल साउथ को। तो इंडिया को फिलहाल के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो है वो नहीं दिखाना चाहिए। इंडिया शुड फोकस ऑन पॉलिटिकल, क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उन पर इंडिया को ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऐसा मानना है मिस्टर मार्टिन का, जो कि चीफ इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं फाइनेंशियल टाइम्स के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वॉकी टॉकीज रेलवेज गेट मेक इन इंडिया एग्जम्पशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एग्जम्पशन रिसीव किया है मेक इन इंडिया पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत। फॉर व्हाट? फॉर वॉकी टॉकीज आफ्टर सच ट्रांस रिसीवर्स प्रोक्योर फ्रॉम द लोकल सप्लायर्स। तो लोकल सप्लायर से जो वॉकी टॉकीज़ या जो बहुत सारे ट्रांस रिसीवर्स जो प्रोक्योर किए थे इंडियन रेलवेज ने, वो टेस्टिंग के ड्यूरेशन में अनसुटेबल फाइंड आउट किए गए हैं ऑपरेशन से, वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। ड्यूरिंग अ सेफ्टी रिव्यू मीटिंग इन अप्रैल, the Indian officials or the Indian railway officials has indicated that these walkie-talkies manufactured by संचार कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि दिल्ली बेस्ड सप्लायर है, जो उन्होंने बनाए walkie-talkies, they are of poor qualities and they are not able to operate these walkie-talkies। और इसी वजह से अब जो इंडियन रेलवे है उसको मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, उससे एग्जम्पशन दिया जाए। क्योंकि लास्ट टाइम जो इन्होंने वॉकी टॉकीज़ जो थे वो प्रोक्योर किए थे लोकल वेंडर्स से, डोमेस्टिक वेंडर्स से, वो काम नहीं कर रहे हैं, पुअर क्वालिटीज़ के हैं, और उसकी रिव्यू रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी। तो आफ्टर दिस रिव्यू रिपोर्ट अब इंडियन रेलवे को मेक इन इंडिया जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उससे एग्जम्पशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब इंडियन रेलवे अगर चाहे तो किसी भी फॉरेन सप्लायर से वॉकी टॉकीज़ को प्रोक्योर कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी पैरामीटर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फॉरगेट चाइना, लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडिया टू कैच अप विद वियतनाम एंड मलेशिया। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का डेटा है। तो इंडिया का जो एम्बिशन था कि एक ग्लोबल हब के फॉर्म में इंडिया सामने आए इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, स्पेशली मोबाइल डिवाइसेस और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। लेकिन अगर डेटा कंपाइल किया जाए और डेटा को देखा जाए तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं रैंक एज पर द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स 2021 के अकॉर्डिंग, जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, चाइना नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय साउथ कोरिया, वियतनाम, मलेशिया। तो एक्सपर्ट्स जो हैं, जो एक एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि चाइना को तो अभी आप भूल ही जाइए, पहले आप वियतनाम और मलेशिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनको ही ओवरटेक कर पाइए। चाइना तो बहुत दूर की बात है अभी इंडिया के लिए इंडिया चाइना को ओवरटेक कर पाए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए जहाँ पर इंडिया को जिस लिस्ट में होना चाहिए, इंडिया का नाम उस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, और जबकि वियतनाम और मलेशिया जैसे कंट्रीज़ जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो उनका ईयर बाय ईयर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसी को लेकर के एक एनालिस्ट जो है उनका ये कहना है कि फिलहाल के लिए चाइना को टारगेट ना करते हुए इंडिया जो है वो मलेशिया और वियतनाम को टारगेट करे इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गोयल किक्स ऑफ यूके विजिट टुडे फॉर FTA डिस्कशन। तो जो यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जो नेगोशिएशन चल रहा है उसके एडवांस राउंड ऑफ नेगोशिएशन के लिए जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, वो फिलहाल के लिए यूके की 2 दिन की विजिट पर गए हैं, जो कि मंडे से यानी कि आज से स्टार्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फोकस जो डिस्कशन होगा वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया और यूके ने जो नेगोशिएशन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के वो जनवरी 2022 में स्टार्ट किया था, और डेडलाइन सेट करी गई थी इस साल के लिए। इस साल का जो दिवाली है उसको डेडलाइन सेट किया गया था कि 24 की ये जो दिवाली होगी उस ड्यूरेशन तक या उस टाइम लाइन तक, उस टाइम फ्रेम तक ये जो ट्रेड पैक्ट है ये फाइनलाइज हो जाएगा। हालांकि डेडलाइन जो थी, जो उस ड्यूरेशन की रखी गई थी, वो फिलहाल के लिए वो डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई थी। तो फिलहाल अभी के लिए और पेस अप करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, दे आर गोइंग टू विजिट द यूके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस